गया पूरा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हम समुदाय के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, और समुदाय के गुण पढ़े थे हमने। समुदाय में सबसे पहला गुण जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा जैव विविधता। एक समुदाय में क्या पाई जाती है? अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती है। तो एक समुदाय में या एक क्षेत्र में यदि हमें अलग अलग प्रकार की जातियां देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि उस समुदाय की या उस क्षेत्र की जातीय विविधता ज्यादा है, या फिर अपन कहे उस क्षेत्र की जैव विविधता क्या रहेगी बेटा? ज्यादा है। ये अपन पढ़ चुके थे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में एक समुदाय में जो दूसरा गुण पाया जाता है बेटा, उसके बारे में अपन ने बात की थी बेटा स्तरीकरण। क्या था? स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण। उसमें मैंने आपको एक वन के उदाहरण के द्वारा बताया था बेटा। एक वन में बड़े वृक्ष भी होते हैं, छोटे वृक्ष भी होते हैं, झाड़ियां भी होती है बेटा, और उन झाड़ियों से छोटे पादप जिन्हें अपन शुष्कीय पादप भी कहते हैं, और शुष्कीय पादपों के अलावा कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो जिन्हें अपन शाकीय पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकीय पादप। और फिर कुछ ऐसे पादप भी होंगे बेटा जो बिल्कुल धरती की सतह पर चिपके हुए रहते हैं। तो वो जो अलग अलग प्रकार के वृद्धि प्रारूप हमें देखने को मिल रहे हैं बेटा, उसी को अपन क्या कहते हैं? स्तरीकरण। क्या कहते हैं? स्तरीकरण, ठीक है, या स्तर विन्यास। एक और नाम दिया जाता है इसको, स्तरीकरण, या फिर क्या कहते हैं? स्तर विन्यास। ये समुदाय का दूसरा गुण था। समुदाय में जो तीसरा गुण हमने पढ़ लिया है वो क्या था बेटा? वो था प्रभाविकता। एक समुदाय में क्या पाया जाता है? प्रभाविकता का गुण भी पाया जाता है। तो प्रभाविकता को समझने के लिए हमें पहले किसको समझना पड़ेगा बेटा? हमें प्रभाविकता समझने के लिए पहले प्रभावी जाति को समझना पड़ेगा। और मैंने आपको प्रभावी जाति बता रखी बेटा। प्रभावी जाति कौन सी जातियों को अपन कहते हैं? हमें प्रभावी जाति किस जाति को कहते हैं बेटा? क्या उसकी संख्या कम होती है क्या? अरे एक समुदाय है हमारे पास, और एक समुदाय में यदि किसी जाति की संख्या कम है तो क्या वो कभी प्रभावित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यानी किसी भी समुदाय में प्रभावी जाति होने के लिए उस जाति की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? अधिक संख्या। संख्या कैसी होगी बेटा? अधिक होगी। साथ में बेटा मैंने और भी कुछ बातें बताई थी बेटा। अरे मैंने कुछ जातियां जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था स्थानीय जाति। अरे मैंने अलग अलग प्रकार की जातियां आपको पढ़ा रखी है। स्थानीय जाति, सिस्टर पॉपुलेशन भी मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कुंजशिला जाति, कुंजशिला जाति भी पढ़ाया था। और उसके अलावा मैंने आपको एक पढ़ाया था प्रभावी जाति। प्रभावी जाति एक समुदाय की उस जाति को कहा जाता है जिसकी संख्या उस समुदाय में ज्यादा होती है। वो उस समुदाय के लिए क्या कहलाती है? प्रभावी जाति। जैसे हमारे अरावली पर्वतमाला जो है उसमें कौन से वृक्ष की संख्या सर्वाधिक देखने को मिल रही है? खेजड़ी, जिसे अपन प्रोसोपिस कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसोपिस। तो हमारे अरावली समुदाय का जो प्रभावी जाति है वो कौन सी है? प्रोसोपिस। वैसे ही हमारे हिमालय में जो जाति मिलती है जिसे अपन प्रभावी कह सकते हैं, यानी कि हिमालय में सबसे ज्यादा किस जाति के वृक्ष मिल रहे हैं हमें बेटा? पाइनस। कौन से वृक्ष मिलते हैं? पाइनस। तो हिमालय का पाइनस वहां के लिए क्या है? प्रभावी जाति। उस हिमालय समुदाय के लिए प्रभावी जाति कौन सी है? पाइनस है बेटा। ये अपन ने बातें कर दी थी। तो एक समुदाय में अपन ने जैव विविधता या जाति विविधता पढ़ा, एक समुदाय में अपन ने स्तर विन्यास पढ़ा जिसे स्तरीकरण भी कह रहे हैं, एक समुदाय में अपन पढ़ते हैं बेटा प्रभाविकता, और एक समुदाय का ही चौथा गुण अपन पढ़ते हैं बेटा अंतर जातीय या अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं। वो आज हमें पढ़ना है। तो समुदाय का चौथा गुण आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपके दिमाग से पहले की बातें गायब होगी ना, बीच में 2-4 दिन अपन ने चैप्टर छोड़ दिया था, तो वो रिकॉल करवाइए मैंने कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। अपन समुदाय के गुण पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने समष्टि के गुण पढ़े थे। क्या क्या होता है समष्टि के गुण? अरे समष्टि में क्या क्या गुण होता है? जन्म दर होता है, मृत्यु दर होती है, आप्रवास होता है और उत्प्रवास। ये पढ़ा था अपन ने। इसी तरह से समुदाय के गुण कौन कौन से बोल के बताओ देखिए एक बार। समुदाय में जैव विविधता, समुदाय में क्या पाई जाती है? जैव विविधता। समुदाय में स्तर विन्यास, समुदाय में स्तर विन्यास का गुण पाया जाता है। समुदाय में प्रभाविकता का गुण पाया जाता है। समुदाय में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रभाविकता। और एक समुदाय होगा तभी तो वहाँ पे अलग अलग जातियां रहेगी, और उन अलग अलग जातियों के बीच में जो आपसी क्रियाएं हो रही है उन्हीं को अपन पारस्परिक अंतर क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पारस्परिक अंतर क्रियाएं। और ये पारस्परिक अंतर क्रियाएं बेटा हमारे पास कितने प्रकार की बताई मैंने आपको? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की बताइए बेटा? 2 प्रकार की होती है बेटा। नाम जानते हो क्या आप? चलो नहीं जानते हो तो इधर देखेंगे। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है।
आप ध्यान से देखेंगे इधर कुछ ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रियाएं होती है जो एक ही जाति के दो जीवों के मध्य चल रही है, एक ही जाति के दो जीवों के मध्य, जैसे कि ये वाला बच्चा और इस वाले बच्चे में लड़ाई हो गई है ना, तो ये कौन सी अंतर क्रिया है? पारस्परिक। चलो इधर पहले एक बात समझते हैं, हमारे पास दो नाम आ रहे हैं बेटा, एक तो कौन सा, सामने की तरफ देखेंगे, आवाज नहीं करेंगे। इधर सबसे पहली जो पारस्परिक जातीय अंतर क्रिया आ रही है उसे अपन कहते हैं अंतराजातीय। क्या कहते हैं? अंतराजातीय। अंतराजातीय पारस्परिक अंतर क्रिया, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पारस्परिक अंतर क्रिया, ठीक है, अंतराजातीय पारस्परिक अंतर क्रिया। दूसरा हमारे पास जो अंतर क्रिया आती है उसे अपन क्या कहते हैं? अंतरजातीय। क्या कहते हैं? अंतरजातीय। अंतरजातीय पारस्परिक अंतर क्रिया, अंतरजातीय पारस्परिक अंतर क्रिया इसका नाम रहेगा बेटा। अंतरा का मतलब है एक ही जाति के दो जीवों के मध्य होने वाली अंतर क्रिया। एक ही जाति है, उसके दो अलग अलग जीव हैं, उनके मध्य यदि कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा? अंतराजातीय। अंतर किसमें करते हैं बेटा? एक में ही करते हैं या दो के बीच में करते हैं? तो जब दो जातियां आ जाएंगी और दो जातियों के जीवों के बीच में अपन तुलना करेंगे तो वो कौन सी अंतर क्रिया होगी बेटा? अंतरजातीय। कौन सी होगी? अंतरजातीय। इस अंतरजातीय को एक नाम और देते हैं, अंतःजातीय। क्या कहते हैं? अंतःजातीय। अंतःजातीय का मतलब है एक ही जाति में, एक ही जाति है बेटा, यहाँ पे लिख लो तुम, जाति कितनी रहेगी यहाँ पे बेटा? एक। जाति एक, और सदस्य एक से ज्यादा, मतलब एक ही जाति के होने चाहिए लेकिन वो सदस्य, ठीक है। और इधर क्या होना चाहिए बेटा? जातियां कितनी होनी चाहिए? जातियां दो होगी, यानी कि एक से अधिक होगी जातियां, एक से अधिक। यदि एक से अधिक अलग अलग जातियों के मध्य अंतर क्रियाएं चल रही है तो वो क्या कहलाता है? अंतरजातीय पारस्परिक अंतर क्रिया। और एक ही जाति के दो जीवों के मध्य चल रही है तो क्या कहलाता है? अंतरजातीय पारस्परिक अंतर क्रिया। यहाँ तक की बातें अपन ने कर ली। अब इसका एक उदाहरण लेके समझते हैं बेटा, हमारे सिलेबस में ये नहीं है तो इसका एक उदाहरण याद रखेंगे बस आप, ठीक है। उधर वाली हमें पूरी पढ़नी है, अंतरजातीय हमारे सिलेबस में है, हमें वो पढ़नी है। इसके बारे में बात करते हैं अपन अंतरजातीय बेटा। इस वाले बच्चे के और इस वाले बच्चे की क्या होगी बेटा? लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो ये जो लड़ाई चल रही है ये कौन सी अंतर क्रिया है बेटा? कैसे पता चल रहा है? ये तो लड़की है, वो लड़का है, कौन सी है? जाति कौन सी है? यानी कि होमो सेपियंस। मनुष्य जाति नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होमो सेपियंस में भी हमारी जाति कौन सी है? सेपियंस। कौन सी है? क्या जाति बदल रही है क्या बेटा? इसकी भी जाति सेपियंस है और उधर वाले बच्चे की भी जाति सेपियंस है। तो एक ही जाति के दो जीव हैं, उनके मध्य यदि कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो कौन सा कहलाएगा? ठीक है, इस पर सब तरह से उदाहरण रखेंगे। चलो एक बाहर से बेटा एक मक्का का रिसस आया, बंदर। कौन आया? बंदर। और इस गेट के पास बैठे बच्चे के चमाट लगा के फरार। कौन सी अंतर क्रिया हुई है? अरे कौन सी अंतर क्रिया हुई है? कैसे पता चल रहा है? एक जाति थी होमो सेपियंस और एक जाति थी मक्का का रिसस, यानी कि एक जाति सेपियंस और एक रिसस, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ कुछ ना कुछ, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? अंतरजातीय। कौन सी इंटरेक्शन है? अंतरजातीय इंटरेक्शन। चलो छापो इसको एक बार फटाफट से। देखिए कैनिस फैमिलियरियस, फैमिलियरियस वो उसको देखने पड़ेगा। चलो छाप लिया आपने, वो तुम्हारी मर्जी है। ये हो गया। अब हमें ये नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि एक ही जाति के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आपको पढ़ाया जाएगा बेटा ग्रेजुएशन में, जब आप बीएससी, आप में से कोई बीएससी करेगा या एमएससी करेगा तब बहुत सारी अंतर क्रियाओं के नाम आएंगे, जैसे अल्ट्रुइज्म, है ना, और एक ही जाति में बहुत सारी अंतर क्रियाएं होती है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। हमारे 12th सिलेबस में अभी क्या है? अंतरजातीय अंतर क्रिया। अब बेटा ये अंतरजातीय अंतर क्रियाओं को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। अंतरजातीय अंतर क्रियाएं कितने प्रकार की है? फिर से दो प्रकार। अब इनके दो प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कुछ अंतर क्रियाएं, कुछ ऐसी अंतर क्रियाएं होती है जो धनात्मक होती है। अब धनात्मक से क्या मतलब है वो भी अपन समझेंगे। धनात्मक अंतर क्रियाएं, और कुछ को कहेंगे ऋणात्मक अंतर क्रियाएं। कुछ को क्या कहेंगे?
ऋणात्मक अंतरक्रिया। तो अंतर जातीय अंतरक्रियाएं हमारे पास कैसे कितने प्रकार की बताओ? 2 प्रकार की। या तो वो धनात्मक होगी या फिर क्या होगी? ऋणात्मक। चलो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा धनात्मक अंतरक्रिया किसे कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो जातियां भाग लेगी वो एक ही जाति के 2 सदस्य भाग लेंगे या 2 अलग अलग जातियां भाग लेंगी? 2 अलग अलग जाति के सदस्य होंगे, वो कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर उनके इंटरेक्शन के दौरान या तो क्या हो बेटा, दोनों को फायदा हो, या तो दोनों जातियों के दोनों सदस्यों को फायदा हो, या फिर दोनों जातियों में से किसी एक सदस्य को फायदा हो परंतु हानि किसी को भी नहीं हो, नुकसान किसी को भी नहीं हो, तो ऐसी अंतरक्रिया को अपन कहते हैं धनात्मक अंतरक्रिया। क्या कहते हैं? दोबारा से सुनेंगे। 2 जातियां हैं, उनके 2 जीव मान के चलते हैं अपन, 2 जातियां और उनके 2 जीव आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई उनके बीच में अंतरक्रिया चल रही है। उस अंतरक्रिया से हुआ क्या कि दोनों जातियों को लाभ हो गया, दोनों जातियों को क्या हो गया? फायदा हो गया। या फिर क्या हुआ कि एक जाति को लाभ हो गया और एक जाति उदासीन रही। एक जाति कैसी रही? उदासीन रही एक जाति को। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि नुकसान किसी को भी नहीं हो रहा है, नुकसान किसी को भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी अंतरक्रियाएं जिसमें भाग लेने वाली दोनों जातियों के सदस्यों को या तो दोनों में लाभ हो या फिर कम से कम एक को लाभ हो परंतु हानि किसी को भी नहीं हो, वो अंतरक्रिया क्या कहलाती है? ऋणात्मक। इधर अपन ऋणात्मक की बात करते हैं बेटा। ऋणात्मक अंतरक्रिया में क्या होगा? क्या आप धनात्मक के हिसाब से बता सकते हो क्या मुझे? कितनी जातियां भाग लेंगी वहां पे? 2 जातियां, अलग अलग जातियां होंगी, उन दोनों अलग अलग जातियों के सदस्य भाग लेंगे। तो क्या होना चाहिए बेटा? ऋणात्मक कह रहे हैं या तो दोनों को हानि या फिर एक को हानि। क्या ऐसे बोल देंगे लाभ किसी को नहीं होगा? नहीं, लाभ हो सकता है इधर। यदि एक को हानि और एक को लाभ हो रहा है तो भी किस में पढ़ेंगे? ऋणात्मक में। ठीक है, तो ऋणात्मक अंतरक्रिया के लिए अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? 2 जाति के अलग अलग सदस्य, 2 जातियों के सदस्य जब आपस में कोई अंतरक्रिया करते हैं तो उनमें से या तो दोनों को हानि हो या फिर क्या हो, कम से कम एक को हानि हो। ऐसी अंतरक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ऋणात्मक अंतरक्रिया। तो ये लिखेंगे नाम दोनों और इनकी परिभाषाएं आप खुद से लिख लोगे क्या? अब लिखो, देखो जल्दी से लिखो। बंद तो नहीं कर दिया ना तुमने? ठीक है। छाप दिया, परिभाषाएं लिख दी आपने? बेटा यही पूछा जाता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में आया हुआ धनात्मक अंतरक्रियाओं को परिभाषित करें, तो कैसे लिखोगे? ऐसी अंतरक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों जातियों के सदस्यों को लाभ प्राप्त हो या कम से कम एक सदस्य को लाभ प्राप्त हो परंतु हानि किसी को भी ना हो, वो अंतरक्रिया कौन सी अंतरक्रिया होती है? धनात्मक। और उधर क्या लिखेंगे? अरे लिखो, मुझे देखो मत, लिख लिया तुम दोनों ने? लिखिए, फिर मेरी तरफ क्या देख देखो, लिख ली परिभाषा, लिख ली। चलो अब इधर आओ वापस। अब ये धनात्मक अंतरक्रियाएं फिर से हमारे पास 3 प्रकार की है। अब इन तीनों के नाम याद रखने आपको। ये धनात्मक अंतरक्रिया, ये किस पास आ रही है? ऋणात्मक अंतरक्रिया की परिभाषा लिखेंगे। किसी समुदाय में 2 जातियों के मध्य, किसी समुदाय में 2 जातियों के मध्य होने वाली, किसी समुदाय में 2 जातियों के मध्य होने वाली ऐसी अंतरक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों जातियों के सदस्यों में से दोनों को हानि या कम से कम एक को हानि हो, ऐसी अंतरक्रिया ऋणात्मक अंतरक्रिया कहलाती है। ऐसी अंतरक्रिया को क्या कहेंगे? ऋणात्मक अंतरक्रिया। अब इनके उदाहरण जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण आपसे सीधे पूछे जाते हैं कि धनात्मक अंतरक्रिया में कौन कौन से उदाहरण है, उनके आपको पता होने चाहिए। तो धनात्मक अंतरक्रिया हमारे पास बेटा 3 है। पहली जो हमारे पास धनात्मक अंतरक्रिया है उसे अपन कहते हैं सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं? सहोपकारिता। क्या कहेंगे? पहली धनात्मक अंतरक्रिया का नाम क्या है? सहोपकारिता।
सहोपकारिता, इसी को कहते हैं म्यूचुअलिज्म, या इसी का एक और नाम है सह विकास। क्या कह देते हैं इसको बेटा? सह विकास भी कह देते हैं अपन, ठीक है। ज्यादा जो जरूरी नाम है वो ये दोनों है, सहोपकारिता और म्यूचुअलिज्म, याद रखेंगे। सहोपकारिता को अंग्रेजी में क्या कह देते हैं अपन? म्यूचुअलिज्म। तो ये भी नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पहली अंतरक्रिया थी हमारे पास, किस प्रकार की? धनात्मक प्रकार की। दूसरी जो धनात्मक अंतरक्रिया होती है हमारे पास, उसे अपन कहते हैं प्राक सहयोगिता। क्या कहते हैं? प्राक सहयोगिता, या अंग्रेजी में कहेंगे प्रोटोकोऑपरेशन। क्या कहेंगे? प्रोटोकोऑपरेशन या प्राक सहयोगिता। तो दूसरी धनात्मक अंतरक्रिया का नाम क्या है बेटा? प्राक सहयोगिता। प्राक सहयोगिता को अंग्रेजी में अपन क्या कह रहे हैं बेटा? प्रोटोकोऑपरेशन। ये दोनों नाम याद रहेंगे बेटा। क्या कह रहे हैं अपन? एक तो है सहोपकारिता, दूसरी का नाम क्या है? प्राक सहयोगिता। आगे ध्यान रखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में इस प्राक सहयोगिता को इसी के साथ दे रखा है। सहोपकारिता और प्राक सहयोगिता को उन्होंने एक ही साथ बता रखा है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अपन समझेंगे बाद में, ठीक है। अब एक और अंतरक्रिया आती है हमारे पास, जिसे अपन कहते हैं कमेंसलिज्म। क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। अब इसे क्या कहते हैं हिंदी में? कमेंसलिज्म को सहभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता। तो लिख लेंगे सहभोजिता, या इसी को क्या कह रहे हैं अपन? अंग्रेजी नाम जरूर याद रखेंगे। एक बार आपके एग्जाम में सिर्फ अंग्रेजी नाम दिया गया था, इंग्लिश में लिख के कमेंसलिज्म को परिभाषित करें या कमेंसलिज्म के उदाहरण बताइए, ठीक है। तो कमेंसलिज्म याद रखेंगे। ये तीनों कैसी अंतरक्रियाएं हैं? धनात्मक अंतरक्रिया। बेटा इसमें भाग लेने वाली दोनों जातियों को क्या हो रहा है? अरे कोई धनात्मक अंतरक्रिया ऐसी है जिसमें भाग लेने वाली दोनों जातियों के दोनों सदस्यों को यदि लाभ हो रहा है तो वो क्या है? सहोपकारिता। इसको किससे दर्शा रहे हैं बेटा? लाभ को अपन दर्शाएंगे प्लस से। लाभ को किससे दर्शाएंगे? प्लस से। और हानि को किससे दर्शाएंगे? माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि दोनों जीव लाभ ले रहे हैं, मतलब दोनों जीव प्लस प्लस से दर्शाएंगे। इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो आगे समझेंगे अपन। इसमें भी दोनों जो जीव भाग लेंगे उन दोनों को क्या होगा? लाभ। दोनों जातियों को क्या होगा बेटा? लाभ मिल रहा है। इधर क्या रहेगा बेटा? इधर एक जाति को लाभ होगा लेकिन दूसरा उदासीन रहेगा। उदासीन को किससे दर्शाते हैं? जीरो से। उदासीन को किससे दर्शाएंगे बेटा? जीरो से दर्शाएंगे। तो ऐसी अंतरक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ हो रहा हो और दूसरी जाति के सदस्य अप्रभावित रह रहे हो, क्या कहलाती है बेटा? सहभोजिता। क्या कहलाएगी वो? सहभोजिता। तो तीन अंतरक्रियाएं हैं धनात्मक। सबसे पहली सहोपकारिता। सहोपकारिता में क्या होता है? दो जातियां भाग ले रही है और दोनों जातियों के सदस्यों को क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। प्राक सहयोगिता में भी क्या होगा बेटा? दो जातियां भाग लेंगी और दोनों जाति के सदस्य लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है। तीसरा है हमारे पास सहभोजिता, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है बेटा? दो जातियां भाग ले रही है, एक जाति को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, वो अप्रभावित है, ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? सहभोजिता या फिर कमेंसलिज्म। क्या कहेंगे? कमेंसलिज्म। अब इधर देखिए बेटा, ऋणात्मक अंतरक्रियाओं की भी बात कर लेते हैं साथ में। ऋणात्मक अंतरक्रियाएं भी हमारे पास तीन होती है। मुख्य रूप से कितनी है? तीन ऋणात्मक अंतरक्रियाएं होती है। उनको देखते हैं एक बार, फिर उसके बाद में नोट करेंगे। चलो, ऋणात्मक अंतरक्रियाओं में पहली जो अंतरक्रिया आती है उसका नाम है शोषण। क्या कहते हैं उसे? शोषण। तुम इधर घूम के बैठो, ऐसे कैसे देखते हो? इधर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर को करो, कैसे देख रहा होगा? गठन टूट जाएगी। ऋणात्मक अंतरक्रियाओं में पहली जो अंतरक्रिया है उसका नाम क्या होता है? शोषण। क्या कहते हैं? ये शोषण दो प्रकार से हो सकता है। शोषण क्या हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। जब कोई जीव किसी जीव को आता है और देखते ही मार के खा जाता है तो वो अलग तरह का शोषण है, और एक ऐसा होता है बेटा जो तड़पा तड़पा के मारता है, वो अलग तरह का शोषण है। एक तो क्या हुआ बेटा? आते ही देखा और देखते ही मार के निपटा दिया, वो अलग तरह का शोषण हुआ। और एक होता है बेटा उसको देखा, देखने के बाद उससे जुड़ा और जुड़ने के बाद उसे तड़पा तड़पा के मारेगा बेटा, मतलब लंबे समय के बाद उसे मृत्यु का कारण होता है। तो शोषण दो प्रकार का है बेटा। शोषण दो प्रकार का। पहला शोषण जो आ रहा है उसे कहते हैं परवक्षण। क्या कहते हैं? परवक्षण।
दूसरे प्रकार का जो शोषण होता है उसे अपन कहते हैं परजीविता। क्या कहते हैं? परजीविता। तो दो अंतर क्रियाएं निकल के आ रही है बेटा, परभक्षण और परजीविता। क्या है? परभक्षण तथा परजीविता। चलो, ये पहली ऋणात्मक अंतर क्रिया थी हमारे पास। शोषण में क्या होता है बेटा? शोषण में भाग लेने वाली दोनों जातियों के सदस्यों को क्या होगा? नुकसान। दोनों जातियों के सदस्यों को क्या होता है? नुकसान। नहीं, सॉरी बेटा, शोषण में क्या होता है? एक को नुकसान हो रहा है और एक को क्या हो रहा है बेटा? फायदा। एक को फायदा है और एक को, अरे जो मार के खा जाएगा उससे तो फायदा है, और जो मर गया वो मिट गया, उससे नुकसान हो गया ना बेटा। ठीक है, ये शोषण था हमारे पास। अब इधर आ जाता है शोषण के बाद में हमारे पास दूसरी जो ऋणात्मक अंतर क्रिया है उसका नाम रहता है स्पर्धा, कंपटीशन, जो आपके बीच में भी चलता है ना। अपन बात करते हैं स्पर्धा की। स्पर्धा या कंपटीशन इसे कहते हैं बेटा। स्पर्धा में भाग लेने वाली दोनों जातियों के सदस्यों को क्या होता है? नुकसान। स्पर्धा एक ऐसी अंतर क्रिया है जिसमें भाग लेने वाले दोनों जातियों के सदस्यों को क्या होता है? नुकसान होता है बेटा। ठीक है, अब वैसे तो इसको मैं आपको आपके उदाहरण से समझा दूं बेटा। देखो, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? कि हमें दूसरों से आगे जाना है। तो आपके बीच में कंपटीशन चल रहा है, आपके बीच में कंपटीशन चल रहा है बेटा। कंपटीशन को रिजल्ट पे नहीं जाके देखेंगे, कंपटीशन को परिणाम पे जाके नहीं देखेंगे। बोले सर एक के ज्यादा नंबर आ गए तो उसको तो फायदा हो गया, ऐसा नहीं देखना है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जब तक हो रही है तब तक ही उसको देखेंगे। तो बेटा अभी ये बच्चा जाके 8 घंटे घर पे पढ़ रहा है और इधर वाला बच्चा 10 घंटे पढ़ने लग गया, नुकसान। यानी कि एनर्जीज की भी लॉस हो रही है और एनर्जीज की भी लॉस हो रही है, तो दोनों को नुकसान हो रहा है। अरे दोनों को नुकसान हो रहा है, ऐसी अंतर क्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्धा। ऐसी अंतर क्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्धा। इधर आ जाओ बेटा। स्पर्धा के बाद में हमारे पास में तीसरी जो नेगेटिव अंतर क्रिया है वो होती है बेटा इसी के जैसी कुछ है, केमेंसेलिज्म है। इसी के जैसा नाम है, अलग है वैसे तो, एमेंसेलिज्म। क्या कहते हैं? एमेंसेलिज्म। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं एमेंसेलिज्म। अब इधर देखेंगे, अभी देखेंगे नहीं, इधर देखो बेटा। इस परभक्षण के लिए मुझे अगर चिन्ह बनाने हो पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा? परभक्षण में क्या हो रहा था? एक तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, और दूसरा क्या लिखेंगे? नेगेटिव। क्या सही है? क्या ये एक जाति के सदस्य को लाभ और दूसरी जाति के सदस्य को नुकसान हो रहा है, ऐसा ही होता है परभक्षण में कुछ। चलो इस परजीविता में बताओ बेटा क्या होगा? माइनस और ऐसा क्यों? बात तो एक है ना, माइनस इसमें भी आ रहा है और प्लस इसमें भी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस और प्लस। जिस बच्चे ने भी बोला सही बोला, क्या पता है क्यों बोला आपने ऐसा? अभी मैं समझाता हूं आगे। बेटा एक को नुकसान हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है। याद रखेंगे परभक्षण में हमेशा बड़े जीव को फायदा होता है। अरे बेटा शेर आया, हिरण को देखते निपटा के खा गया, फायदा किसको हुआ? बड़े जीव को। नुकसान किसको हुआ? छोटे जीव को। बेटा कोई भी परजीवी जीव आया, जैसे अभी मेरे राइनो वायरस आ गया अंदर, और ये तो वैसे तो जीव नहीं है, वो वायरस है, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है ऐसा जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर रहा है। हमारे अंदर आ चुका है बेटा, वो आ गया, हमारे अंदर क्या उत्पन्न कर रहा है? वो नुकसान कर रहा है। हमें क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो छोटे जीव को अगर क्या हो, छोटे जीव को फायदा और बड़े जीव को नुकसान। अरे मुझे नुकसान हो रहा है और उस ऑर्गेनिज्म को जो मेरे अंदर जा चुका है परजीवी के रूप में, उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो जब छोटे जीव को फायदा हो और बड़े जीव को नुकसान हो तो वो संबंध है परजीविता। वो संबंध क्या है? परजीविता। परजीविता में छोटे को फायदा, परजीविता में छोटे को फायदा, और परभक्षण में बड़े जीव को फायदा होता है। स्पर्धा का चिन्ह आप लिख ही चुके हैं बेटा। इस एमेंसेलिज्म को कैसे दर्शाएंगे बेटा? एमेंसेलिज्म में भाग लेने वाली दोनों जातियों में से एक जाति के सदस्य को नेगेटिवली इंपैक्ट होना पड़ता है, यानी कि एक जाति का सदस्य हानि होगी बेटा एक जाति के सदस्य को, और दूसरे को पता भी नहीं चलेगा बेटा। यानी कि आपने उसका नुकसान कर दिया और उसको पता भी नहीं चलेगा। एक ऐसा जीव है जिसने कोई रसायन छिड़का बेटा, और उस रसायन के कारण, छिड़का क्या, वो नेचुरली उसमें से रसायन निकल रहा था, और उस रसायन के कारण आसपास के जीव मर गए। क्या उस जीव को पता चल रहा है कि मैंने इनको मारा? नहीं, वो तो प्राकृतिक रूप से वो रसायन निकाल रहा था बेटा, उसके अंदर से निकल रहा था। उस रसायन की रेंज में जो भी आया वो क्या कर गया बेटा? निपट गया। ठीक है, तो उससे उस जीव को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अरे वो तो नेचुरली निकाल रहा था रसायन, अभी भी निकाला जाएगा रसायन को, लेकिन जो आसपास आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे? निपट जाएंगे। यानी कि जो आसपास आया उसको नुकसान, और उसको बेचारे को पता भी नहीं है कि मैंने इतने मर्डर कर दिए हैं। ठीक है, मैंने इतने जीवों को मार दिया, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये छाप डालेंगे आप फटाफट से।
किया आपने। आवाज नहीं, आगे बढ़ जाए। अभी बात करते हैं उसके बारे में भी। अरे छाप दिया याद का, आगे बढ़े, मिटा दूं, कम से कम 10 तो ला दो। क्या ये हमारे सिलेबस में है क्या? नहीं है, तो इसको लिख के भूल जाना, लिख के बात करने के लिए बोला है क्या मैंने आपको? फिर क्यों कर रहे हो? बोले करना तो वही है जो आप मना करोगे, है ना? मना कर दूं क्या? फिर पढ़ने लग जाओगे तुम। मैंने लिखा यहाँ पे जाति, मैंने इधर क्या लिखा? जाति। बस कोई एक जाति लिख लेते हैं। क्या हो गया? अभी आगे बढ़ेंगे, इसी में तो बढ़ रहे हैं। जाति फर्स्ट है बेटा, और इधर लिख लेते हैं जाति सेकंड। क्या लिख लेते हैं? जाति सेकंड या बी लिख लेते हैं, ठीक है? तो दो जातियां हैं, दो जातियां आते ही समझ जाओगे बेटा अंतर है या अंतरा है। अरे अंतर है या अंतरा है? अंतर। अरे ला दूंगा तेरे एक अंतरा कैसे हो जाएगा? दो जातियां लिख दी ना मैंने, तो दो अलग अलग हो गई, मतलब अंतर। दो अलग अलग जातियों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब अंतर। और यहाँ पे लिखेंगे पारस्परिक क्रिया का नाम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पारस्परिक क्रिया का नाम। और ये आप मुझे बताने वाले हैं, अभी आप मुझे बताएंगे बेटा ये सभी, ठीक है? एक ऐसी जाति है बेटा, जब दो जातियां भाग ले रही थी तब एक को क्या हो गया? फायदा, और दूसरी को क्या हो गया बेटा? नुकसान। ये कौन सा संबंध है? इसे क्या नाम देंगे? इसे क्या नाम देंगे? और मैंने ऐसा कहा कि जाति एक बड़ा जीव है। जाति एक ऐसा जीव है, बड़ा जीव, ये मान के चलेंगे अपन, ठीक है? तो अब बताओ बेटा, एक जाति के जीव को फायदा हो रहा है और दूसरी जाति के जीव को नुकसान हो रहा है, तो कहाँ पहुंच गए अपन? ऐसा कहते ही अपन पहुंच गए शोषण में। कहाँ पहुंच गए? शोषण में। और शोषण में दो तरह का शोषण था बेटा, एक में बड़े जीव को फायदा हो रहा था और एक में बड़े जीव को नुकसान। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? बड़े जीव को फायदा। कौन सा अंतर क्रिया है ये बेटा? इसे क्या कहेंगे? परिभक्षण। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसी तरह से, परिभक्षण। आगे देखेंगे, आवाज नहीं करेंगे। इधर आगे देखेंगे बेटा, दूसरी जो इंटरेक्शन है उसमें क्या हो रहा है बेटा? एक जाति के सदस्य को फायदा हो रहा है और दूसरा अप्रभावित है बेटा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? सहभोजिता या कमेंसलिज्म। ये कौन सा संबंध है बेटा? सहभोजिता या कमेंसलिज्म, जिसमें एक सदस्य को लाभ प्राप्त हो रहा है और दूसरी जाति के सदस्य को पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है? चलो आ जाते हैं। ये कौन सा वो है बेटा? सहभोजिता। चलो आगे बढ़ जाओ बेटा। एक ऐसा रिलेशन आ रहा है जिसमें एक जाति के सदस्य को हानि तथा दूसरी जाति के सदस्य को भी हानि। कौन सा इंटरेक्शन है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चलो आगे बढ़ जाते बेटा। एक ऐसा अंतरक्रिया, एक ऐसी अंतरक्रिया जिसमें एक सदस्य को हानि हो रही है, दूसरा अप्रभावित रह रहा है। दूसरा मतलब दूसरी जाति का सदस्य अप्रभावित रह रहा है। क्या कहेंगे? एमेंसलिज्म। इस एमेंसलिज्म को हिंदी में कहते हैं अंतर जातीय परजीविता। क्या कहते हैं? अंतर जातीय परजीविता। तो जहाँ पे आपने एमेंसलिज्म लिखा है वहां पे लिख लेंगे हिंदी में से क्या कहते हैं? अंतर जातीय परजीविता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंतर जातीय परजीविता। याद आपको एमेंसलिज्म ही रखना है। क्या कोई और भी इंटरेक्शन हो सकता है? क्या क्या हो सकता है बताओ देखिए, जिसमें दोनों को फायदा हो जाए। दोनों को फायदा हो जाए मतलब कौन सा इंटरेक्शन है? सहोपकारिता। सहोपकार मतलब एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है? तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म, ठीक है? और भी कुछ हो सकता है कि इसके साथ क्या हो सकता है?
एक छोटे जीव को क्या हो जाए बेटा, फायदा, और बड़े जीव को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो करवाते हैं इधर फायदा और नुकसान। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसको क्या कहेंगे, फायदा। क्या ये बातें पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, पहुंच पा रही है तो छापेंगे। और इस सारणी में से आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है, फिजिकल ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यू में या फिर एक छोटा क्वेश्चन। लिख दिया गया, मिटा दिया जाए। तो अब ये चिन्ह या प्रतीक देख के पहचान जाओगे ना कौन सी अंतरक्रिया चल रही है। तो आपको एग्जाम में ये प्रतीक दिए जा सकते हैं और पूछा जाएगा कौन सी अंतरक्रिया को दर्शा रहा है, बता दोगे? ये प्राक संयोगिता का कैसे पता चलेगा? प्राक संयोगिता तो पढ़ लेंगे साहब, म्यूचुअलिज्म को कब अंतर पता चल जाएगा। वैसे सेम चिन्ह कौन सा आएगा जो हमारे पास म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता में आ रहा है, यानी कि दोनों में प्लस प्लस। बेटा ये इन दोनों के बीच में ये जो अंतर है ना, ये ध्यान से देख लो एक बार क्या होता है, यहीं पे बता देता हूं मैं। सहोपकारिता में ऐसा संबंध है, अगर एक जीव मर गया तो दूसरा भी निश्चित तौर से मर जाएगा। दोनों को फायदा हो रहा था, जब तक साथ रह रहे हैं दोनों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और वो जैसे ही अलग होंगे एक जीव भी मरेगा, जाति ए भी मरेगी और जाति बी का सदस्य भी मर जाएगा। लेकिन जो हमारे पास दूसरा है जिसे अपन प्राक सहयोगिता कह रहे हैं, उसमें दोनों जब तक साथ रह रहे हैं तब तक फायदा है, अलग हो जाएंगे तब तू तेरे और मैं मेरे, मतलब उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन वो मरेंगे नहीं, वो अलग होकर भी जिंदा रह सकते हैं। जबकि सहोपकारिता में अलग होकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। तो तुम कौन से वाले हो? नहीं मिलेगा। आगे बढ़ सकते हैं, आवाज नहीं करेंगे। अभी अपन ने पढ़ लिया क्या सहोपकारिता पूरा? अब स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे बेटा, धनात्मक अंतरक्रियाएं। धनात्मक में सबसे पहला पढ़ेंगे अपन सहोपकारिता, तो हेडिंग लगाएंगे धनात्मक अंतरक्रियाएं। अब अपन एक एक करके सभी को पढ़ेंगे बेटा, जिसमें सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं धनात्मक अंतरक्रियाएं। और धनात्मक में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? धनात्मक में सबसे पहले पढ़ेंगे सहोपकारिता। क्या पढ़ेंगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा धनात्मक अंतरक्रियाएं। धनात्मक अंतरक्रियाएं और धनात्मक अंतरक्रियाओं में सबसे पहली अंतरक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या नाम है? सहोपकारिता। कैसे दर्शाएंगे, चलो लिख के बताओ। सहोपकारिता में क्या होता है? प्लस और प्लस से दर्शाएंगे। क्या इसकी परिभाषा में लिख सकते हो क्या? अरे आप तो इस चिन्ह को देख के लिख सकते हो। दो जातियों के जीवों के मध्य होने वाली ऐसी अंतरक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों जातियों के सदस्यों को क्या मिले? लाभ मिले। वो कौन सा अंतरक्रिया है बेटा? सहोपकारिता। ठीक है, अब इस सहोपकारिता की ये जो परिभाषा लिखने के बाद हमारे पास इसके उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके 4-5 उदाहरण है, वो सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। सहोपकारिता में जो सबसे पहला उदाहरण हमें याद रखना है वो है लाइकेन। वो क्या है बेटा? लाइकेन। नाम सुना है लाइकेन? 11th क्लास में आपने खूब सुना होगा बेटा। किस किस से मिलकर लाइकेन बनता है?
कवक तथा शैवाल। कवक और शैवाल दोनों के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन। वैसे बेटा अपन एक ब्रॉडली बात करें तो ये धनात्मक अंतरक्रियाएं दो तरह की हो सकती है। इधर देखो, ये आपके वैसे है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। धनात्मक अंतरक्रियाएं दो तरह की इस प्रकार से हो सकती है। ए इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अंतर संयोजित है। और एक ऐसी अंतरक्रिया भी हो सकती है जिसमें ए और बी दूर दूर है, लेकिन दूर से ही एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं। इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं और इसमें अलग अलग रह के लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखो, सबसे पहला अपन क्या समझ रहे हैं? इधर इस पे आ जाओ, लाइकेन। क्या समझ रहे हैं? लाइकेन। लाइकेन क्या दो जीवों से मिलकर बना होता है क्या बेटा? शैवाल और कवक से। तो यहाँ पे अपन ले लिया बेटा शैवाल, और दूसरा जीव कौन सा है? कवक। शैवाल और कवक के आपसी संबंध को अपन क्या कहते हैं बेटा? सहोपकारिता या फिर लाइकेन। क्या बनता है? लाइकेन। और लाइकेन किसका उदाहरण है? सहोपकारिता। अब देखेंगे बेटा सहोपकारिता कैसे है। ये शैवाल जो है ये क्रिया करता है बेटा जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ मैंने लिख दिया बेटा प्रकाश संश्लेषण। इसने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण किया। अगर शैवाल प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है बेटा, तो ये क्या बनाएगा? भोजन, अरे फूड बनाएगा। यानी कि इसने क्या बनाया बेटा? भोजन का निर्माण किया। इसने क्या बनाया? भोजन का निर्माण किया। इधर आओ बेटा, एक कवक है। ये कवक क्या करता है? इस शैवाल के लिए कवक जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करता है। कवक क्या काम कर रहा है? जल और खनिज लवणों को मिट्टी में से अवशोषित करके किसको दे रहा है? शैवाल को। और ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना के किसको दे रहा है? कवक को। क्या इसने इसका फायदा किया क्या? और कवक ने भी इसका फायदा किया बेटा बदले में। तो ऐसी अंतरक्रियाओं को क्या कहते हैं? धनात्मक। और धनात्मक में भी बेटा अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो कौन सी अंतरक्रिया है? सहोपकारिता। तो शैवाल ने भी कवक को फायदा किया है बेटा, और कवक ने भी शैवाल को फायदा किया है। तो ऐसी अंतरक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? सहोपकारिता। जिसमें भाग लेने वाली दो बेटा, ये भी एक अलग जाति है। ये शैवाल क्या अलग जाति है और कवक दूसरी जाति है। शैवाल और कवक अलग अलग जातियां हैं। इस अलग जाति के सदस्यों को भी लाभ मिला और इस वाली जाति के सदस्यों को भी क्या मिला? लाभ मिल रहा है। और ऐसी अंतरक्रिया का नाम क्या होता है? सहोपकारिता। तो शैवाल और कवक के बीच में जो संबंध है उसे अपन कहते हैं लाइकेन। और लाइकेन किसका उदाहरण है? सहोपकारिता। तो कवक क्या करता है बेटा? जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। कवक क्या करता है? जल तथा खनिज लवणों का क्या करेगा? अवशोषण करता है। और अवशोषण करके किसको देता है? अरे अवशोषण करके किसको देता है? शैवाल को। और शैवाल भोजन बना के किसको देता है? कवक को। दोनों को फायदा हो रहा है। ऐसा संबंध सहोपकारिता। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। सहोपकारिता का दूसरा उदाहरण समझते हैं अपन, जिसे अपन कहते हैं माइकोराइजा या कवक मूल। क्या नाम रहेगा? कवक मूल। कवक मूल को अंग्रेजी में कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। वैसे तो अपन 11th पेज के बारे में एक बार डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा कवक मूल किसे कहते हैं। उच्च पादपों की जड़ों के साथ कवक का जो संबंध है उसे अपन कहते हैं कवक मूल। दोबारा से सुनेंगे, उच्च पादपों की जड़ों के साथ कवकों का संबंध क्या कहलाता है? कवक मूल या फिर माइकोराइजा बेटा। अब ये उच्च पादपों की जड़ों में दो चीजें आ रही है फिर से बेटा। एक तो क्या आ रहा है? उच्च पादप यानी कि पादप आ रहा है, और दूसरी जो जाति भाग में ले रही है वो कौन सी भाग में, कौन सी जो इस अंतरक्रिया में भाग ले रही है उस जाति का नाम क्या है? कवक। तो दो जातियां भाग ले रही है बेटा। अरे ले रही है नहीं ले रही इधर? ठीक है, तो एक तो पादप भाग ले रहा है और दूसरा कवक भाग ले रहा है। पादप क्या करेगा? क्या करता है बेटा? पादप प्रकाश संश्लेषण करता है क्या? तो पादप ने फिर से क्या किया? प्रकाश संश्लेषण बेटा। क्या बनाता है? भोजन। क्या बना रहा है? भोजन बना रहा है बेटा। और कवक फिर से क्या करेगा? जो उधर किया है इधर ही करेगा। क्या करेगा? जल तथा खनिज लवणों का ये कवक जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके किसको दे रहा है? पादप को। और पादप बेटा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन को किसको दे रहा है? कवक को। क्या दोनों को फायदा हो रहा है? और ऐसी अंतरक्रिया को क्या कहते हैं? सहोपकारिता। तो सहोपकारिता के दो उदाहरण आज आपने पढ़े हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो लाइकेन और दूसरा माइकोराइजा या कवक मूल। तो जब भी आपको ये नाम दिखे आपसे पूछा जाएगा, ये नाम दे दिया जाएगा कि कवक मूल किसका उदाहरण है। तो कवक मूल किसका उदाहरण है बेटा? सहोपकारिता। सहोपकारिता या फिर ऑप्शन में सहोपकारिता ना हो और धनात्मक अंतरक्रिया दे रखा हो तो धनात्मक अंतरक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।